क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर इज गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट की एक बात करें, थोड़ी सी प्री डिस्कशन करें तो गवर्नमेंट जो होती है उसका एक काम होता है कि वो वेलफेयर के लिए, कंट्री के वेलफेयर के लिए जितना हो सके उतना काम करे। इसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करती है। इसके लिए एक प्रॉपर प्लान लेके चलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है इसमें बजट। बजट जो होता है, गवर्नमेंट जो बजट होता है वो एस्टीमेट होता है। एस्टीमेट मतलब जब जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसे पेश करेगा पार्लियामेंट में तो उसे नहीं पता कि साल में उसके इतने इतने जो है उसके पास टैक्स आ जाएगा, इतना ही उसका खर्चा आएगा, एग्जैक्ट नहीं पता होता, एस्टीमेट होता है। एस्टीमेट किस चीज़ का होता है? रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर का। रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट के पास पैसा आया, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट से पैसा जा रहा है, खर्चा जो हो रहा है गवर्नमेंट का, वो होता है एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट बजट जो होता है वो एक एस्टीमेट होता है रिसिप्ट्स का और एक्सपेंडिचर का एक फाइनेंशियल ईयर या फिर एक फिस्कल ईयर के लिए। फिस्कल जो शब्द है उसका मतलब टैक्स से रिलेटेड होता है, यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर मान सकते हैं इसको। एक फिस्कल ईयर जो होता है वो कब से कब तक होता है? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जो प्रेसिडेंट है वो फाइनेंस मिनिस्टर को बोलता है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, इसे बोलता है कि तुम अब बजट जो है उसे पेश करो। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है कब? 1 डे ऑफ फरवरी, मोस्ट प्रोबेबली 1 डे, और अगर नहीं तो 1 वीक तक पार्लियामेंट में पेश हो जाता है बजट। और बजट जो है उसको पार्लियामेंट पास करती है। बजट की बात करें तो बजट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तीनों के बजट होते हैं। हमारा जो यहाँ पे मेन पढ़ने का चीज़ है वो है यूनियन बजट का। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है उसे बोलते हैं यूनियन बजट। तो यहाँ पर जो हमारी स्टडी है वो यूनियन बजट तक ही कन्फाइंड है। इसके बाद आते हैं गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स, कि गवर्नमेंट जो है एक बजट बनाकर क्या क्या चीज़ करना चाह रही है, किस किस चीज़ की तरफ ध्यान देती है, क्या क्या उसके एम रहते हैं। पहली चीज़ है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक जो इकोनॉमी होती है उसके पास होते हैं रिसोर्सेज। जो कंट्री है उसके पास कुछ रिसोर्सेज होंगे। तो गवर्नमेंट बजट से क्या होता है? कुछ होती है कंट्री की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़, जिसका मतलब है कि उसे प्रॉफिट इंक्रीज करना है। कुछ होती है उसकी सोशल प्रायोरिटीज़, मतलब उसे लोगों का वेलफेयर करना है। तो पर रिसोर्सेज जो है वो उतने ही है, तो रिसोर्सेज किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, ये चीज़ जो है इसे बोलते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट ऐसा किस किस तरीके से करती है? पहली चीज़ टैक्स और कंसेशंस के वे में, टैक्स, कंसेशंस और सब्सिडीज़ के वे में। इसका मतलब क्या है कि जिन जिन जगह पर, जैसे कोई कोई इंडस्ट्री ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल लिकर, सिगरेट्स, इन सब चीज़ों का जो यूज़ है उसे डिस्करेज करने के लिए इनको क्या कर देगी? टैक्स ऊपर कर देगी। और उसी तरफ दूसरी साइड क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे खादी प्रोडक्ट्स होते हैं और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें एंकरेज करने के लिए उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी या फिर उनको टैक्स में एग्जम्पशन दे देगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ जिसके थ्रू रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है वो है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स, कि कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज होती है जिन्हें डायरेक्टली गवर्नमेंट अपने हाथ में लेती है, डायरेक्टली पब्लिक सेक्टर के अंदर वो आ जाती हैं। बोलते हैं उन्हें पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स बोलते हैं जो पब्लिक के इंटरेस्ट में होते हैं, गवर्नमेंट खुद इनको प्रोड्यूस करती है। दूसरी चीज़ है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसका मतलब ये है कि कंट्री में जो होते हैं दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक होता है पुअर, एक होता है रिच। इनके बीच में एक गैप होता है। इस गैप को रिड्यूस करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट। कैसे करती है? जिन लोग के पास ज़्यादा पैसा है उनसे कर लेके, उनको टैक्स लगा के, और जो लोग पुअर है उनके लिए काम करके, उन पे ज़्यादा स्पेंड करके। जैसे एलपीजी कनेक्शन की जो उज्ज्वला योजना है वो इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो राशन शॉप्स पे जो फूड ग्रेन्स मिलते हैं, बहुत ही कम प्राइस पे मिलते हैं, वो भी क्या है? इसी चीज़ का एक पार्ट है। इसके अलावा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इस चीज़ को समझना थोड़ा ज़रूरी है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होता है कि हमें पता है कि चीज़ों के जो दाम है वो घटते बढ़ते रहते हैं।
ये जो घटना और बढ़ना है, इसे एक पर्टिकुलर लेवल तक मेंटेन करके रखना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहलाता है। जब दाम बढ़ते हैं उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन, और जब दाम घटते हैं उसे बोलते हैं डिफ्लेशन। अब इनका रोल समझना कि कैसे गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बजट में क्या चेंजेस करती है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या चेंजेस करते हैं। इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब है कि लोग जो है, पब्लिक जो है, उसके पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है, और वो ज़्यादा स्पेंड करने के लिए तैयार है, पर गुड्स और सर्विसेज जो है उस कंट्री में वो उतने ही हैं, वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या बताया मैंने अभी, पब्लिक जो है उसके पास पैसा भी ज़्यादा है जिसे वो स्पेंड करने के लिए तैयार है, लेकिन गुड्स और सर्विसेज उतने ही हैं। इसका मतलब क्या है, गुड्स सर्विसेज उतने ही है, मतलब सप्लाई जो है वो उतनी है, डिमांड ज़्यादा है। इस केस में इन्फ्लेशन हो रही है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर पर रोक लगाएगी। एक्सपेंडिचर जो है, गवर्नमेंट बजट का जो एक्सपेंडिचर होता है, खर्चे होते हैं, उनको डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। क्यों? गवर्नमेंट जो पैसा भेजेगी वही इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा। इकोनॉमी में सर्कुलेट होने वाला पैसा, यानी पब्लिक में सर्कुलेट होने वाला पैसा, जो पब्लिक में सर्कुलेट होने वाला पैसा है, अगर वो कम होगा, सुन ध्यान से सुनना, अगर पब्लिक में सर्कुलेट होने वाला पैसा कम होगा तो अपने आप जो स्पेंडिंग्स है वो नीचे आ जाएंगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। समझ रहे हो? इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। इन्फ्लेशन में पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा है, स्पेंड करने को भी तैयार है, पर गुड्स और सर्विसेज उतने ही हैं, मतलब डिमांड हाई है। ऐसे में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी ताकि इकोनॉमी में कम पैसे का सर्कुलेशन हो और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। एक चीज़ और, जब गवर्नमेंट के बजट में एक्सपेंडिचर कम होता है, एक्सपेंडिचर कम होता है एज कंपेयर टू रिसिप्ट, तो कैसा गवर्नमेंट बजट बन जाता है? सरप्लस। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन में गवर्नमेंट सरप्लस बजट की तरफ जाएगी। अब डिफ्लेशन का सीन देखो ध्यान से। डिफ्लेशन में क्या है, पब्लिक के पास उल्टा हो गया सब चीज़, कम पैसा है, कम स्पेंडिंग कर रहे हैं, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड उतनी है, ठीक है। इस केस में क्या होगी, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देगी। उसके थ्रू क्या कर रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा डाल रही है, ज़्यादा पैसा डाल रही है, इकोनॉमी में सर्कुलेट होने वाला पैसा ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो स्पेंडिंग बढ़ाएगी अपनी। इन शॉर्ट डिफ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आएगी, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट बजट में क्या हुआ, एक्सपेंडिचर को बढ़ाया एज कंपेयर टू रिसिप्ट। इसका मतलब कैसे बजट की तरफ गए, डेफिसिट बजट की तरफ गए। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में सरप्लस बजट, डिफ्लेशन की सिचुएशन में डेफिसिट बजट। तो ये जो है ये तीसरा फंक्शन है गवर्नमेंट बजट का। पहला था रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड इज रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज, देन इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कह लो या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कह लो, पब्लिक इंटरप्राइजेस कह लो, एक ही चीज़ है। ये जो होती है कुछ ऐसी चीज़ें होती है, नेचुरल मोनोपोलीज भी कहते हैं इनको। नेचुरल मोनोपोलीज का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जितने कम दाम पर चीज़ों को प्रोड्यूस कर पा रही है उस सेक्टर के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर, बाकी जो इंडस्ट्रीज या फर्म्स अगर कम्पीट करेंगी तो उतने लो प्राइस पे नहीं दे पाएंगी, ठीक है। जैसे पोस्ट ऑफिस की मेंटेनेंस है, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट जो है अपनी जो बजट होता है उसमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं कि कैसे पब्लिक एंटरप्राइजेस की ग्रोथ हो सके। इसके बाद है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, जीडीपी में इंक्रीज करना, मतलब जो कंट्री में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं विद इन एन ईयर, उन चीज़ों को इंक्रीज करना। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अगर टैक्सेस हैं, टैक्स से एग्जाम्पशन दे देगी, टैक्स से एग्जाम्पशन दे देगी। जैसे SEZ जो होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उनमें होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो वहाँ पर टैक्स जो होता है फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए नहीं लगता। इससे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स जो है इकोनॉमी की वो इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा होता है कि वो इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बिल्डिंग्स वगैरह सब चीज़ इंक्लूडेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इकोनॉमी की उस पर ज़्यादा वो इन्वेस्ट करेगी। इससे क्या होगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्ड होगा तो ज़्यादा अच्छे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाएंगे। जो प्राइवेट सेक्टर है उसे भी एक इम्पिटस, उसे भी एक बढ़ने का मौका मिलेगा। इसके बाद जो चीज़ है वो है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। इंडिया में अगर हम सारे रीजन्स की बात करें तो सारे जो है बिल्कुल प्रॉपरली इक्वली
जो है डेवलप्ड नहीं है। नोएडा जैसी सिटी की बात कर लो, जहाँ नोएडा जो है वो काफ़ी आगे जा रहा है, बेंगलुरु काफ़ी आगे जा रहा है। वहीं लद्दाख जैसी जगह की बात कर लो जहाँ पे कल्चर हेरिटेज बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ पर टेक्नोलॉजिकली इतना जो है डेवलपमेंट नहीं है। तो रीजन जो है, कोई रीजन ज़्यादा डेवलपमेंट होता है वहाँ पे और किसी रीजन में कम होता है। तो रिड्यूस करने के लिए ये जो रीजन टू रीजन इनके बीच में जो डिफरेंस है, इसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट हो रही है, जहाँ पे डेवलपमेंट कम है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत होती है। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए वहाँ पे क्या करेगी, टैक्स से एग्जाम्पशन दे देगी, सब्सिडीज़ दे देगी। वहाँ पर जाके अगर तुम प्रोडक्शन की यूनिट सेटअप करोगे तो वहाँ पर जो टैक्स है वो तुम्हें कम लगेगा। ऐसे जो है ऐसी पॉलिसीज़ यूज़ करती है गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव्स के बाद आते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ बजट। कॉम्पोनेंट का मतलब होता है पार्ट। एक गवर्नमेंट बजट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? गवर्नमेंट बजट के होते हैं दो पार्ट्स, रिवेन्यू एंड कैपिटल। रिवेन्यू का मतलब समझ लो जो छोटा छोटा पार्ट है, छोटा छोटा पार्ट। कैपिटल का मतलब जो मोटा मोटा पार्ट है। रिवेन्यू में भी रिवेन्यू रिसिप्ट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। छोटे छोटे जो इनकम आ रही है और छोटे छोटे जो खर्चे जा रहे हैं। कैपिटल में कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। मोटे मोटे जो खर्चे, मोटे मोटे जो इनकम आ रही है और मोटे मोटे जो इनकम जा रही है। ठीक है, अब अगर रिसिप्ट्स को साथ में ले लेंगे तो वो हो जाएगी हमारी बजट रिसिप्ट्स। एक्सपेंडिचर को साथ ले लेंगे तो वो हो जाएगी बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट्स की बात करते हैं। अगर बजट रिसिप्ट्स की बात करें तो हमने देख लिया दो टाइप की हमें रिसिप्ट्स मिल जाएंगी। पहली है रिवेन्यू रिसिप्ट्स, दूसरी है कैपिटल रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो ना तो लायबिलिटी इंक्रीज कर रही हैं ना ही एसेट डिक्रीज कर रही हैं। लायबिलिटी और एसेट का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब होता है जो आगे जाके हमारे लिए बोझ बनने वाली चीज़ है। जैसे आज मैंने तुमसे लोन लिया, मैंने तुमसे 5 रुपये लिए, आगे जाके मुझे वो पे करने पड़ेंगे, मे बी 1 रुपये के इंटरेस्ट के साथ। तो वो चीज़ें आज तो मेरे पास इनकम आ रही है, आज तो मेरे पास पैसा जो है वो तो आया, रोकड़ा तो आया 5 रुपये, लेकिन वो आगे क्या है, फ्यूचर में मेरे लिए क्या बनेगी, एक लायबिलिटी है। एसेट में डिक्रीज होना, एसेट होता है जैसे तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे लिए कोई भी जो कीमती चीज़ है जो तुम्हारे लिए इनकम जनरेशन का काम कर सकती है। तो रिवेन्यू जो होता है उसमें समझ लो रिवेन्यू की जो दोनों चीज़ें होती हैं, रिसिप्ट्स और कैपिटल, उसमें लायबिलिटी एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ना होता। कैपिटल रिसिप्ट्स वो होती है जिनसे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और एसेट जो है तुम्हारे डिक्रीज हो रहे हैं। कैसे, वो हम देख लेंगे। रिवेन्यू रिसिप्ट की बात करें, रिवेन्यू में भी फिर दो टाइप्स आ जाते हैं, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स में फिर से दो आ जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब मैंने तुमसे पैसा लिया और तुम ही पे करोगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी इनकम टैक्स तुम्हारी इनकम पे लगेगी, तुम्हारी पे लगेगी। वेल्थ टैक्स होता है, डेथ ड्यूटी होता है, कैपिटल गेन्स टैक्स होता है, कॉरपोरेट टैक्स होता है, इंटरेस्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स कि मैंने तुमसे लिया, तुम किसी फर्म, सपोज फर्म 1 के मालिक हो, मैंने तुमसे कही मुझे टैक्स दो, मैं गवर्नमेंट हूँ। ठीक है, तुम क्या करोगे, तुम इतनी चीज़ें बना रहे हो, इतना तुम्हारा सौदा बन के आ रहा है, तुमने प्रोडक्ट्स बनाए, ये जो प्रोडक्ट्स के फाइनल यूज़र होंगे, फाइनल कंज्यूमर्स या फिर फाइनल यूज़र्स होंगे, सपोज तुम्हारे जो तुमने बिस्कुट बनाए हैं वो 4 रुपये के हैं और तुम्हें जो है टैक्स उस हिसाब से देना है कि अगर तुम हर बंदे के ऊपर 1 रुपये का टैक्स, जो फाइनल यूज़र है उसके ऊपर 1 रुपये का टैक्स लगाओगे तो तुम्हारा बन जाएगा। तो तुम 4 की जगह 5 में बेचोगे उसे, 4 की जगह 5 में बेचोगे, तो वो जो 1 रुपया है वो तुम इन लोगों से निकाल लोगे और इनसे कलेक्ट करके तुम मेरे को दे दोगे। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स, कि जिससे मांगा था उस पर उस चीज़ का फाइनल बर्डन ना पड़ के फाइनल कंज्यूमर पे पड़ा। इसके एग्जाम्पल है हमारे एक्साइज ड्यूटी, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जीएसटी। ठीक है, जो कि 2017 में आया था। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है। ये है हमारे इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स की बात करेंगे,
नॉन टैक्स में हमारे बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे फाइन्स, 3 बंदे स्कूटी पे जा रहे हैं, ट्रिपल पे जो लगता था, ठीक है, वो चीज़ कि तुमने कोई ट्रैफिक लाइट वगैरह कर दी तो तुमसे हल्के मोटे मोटे फाइन, छोटे मोटे फाइन ले लिए। इसके अलावा डिविडेंड की कहीं पे गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है उससे, मतलब प्रॉफिट्स और डिविडेंड। एस चीट्स होता है कि कोई बंदा मरा है लेकिन उसके पीछे ना कोई वारिस है, ना वो अपनी वसीयत बना के गया है कि किसके पास जानी है ज़मीन, तो वो ज़मीन जो भी उसके एसेट्स है वो सब कहाँ चले जाते हैं, वो सब गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। उसके बाद है फाइन्स और पेनल्टीज़ लगती हैं जो। इसके अलावा स्पेशल असेसमेंट, ग्रांट्स, गिफ्ट्स, कि जो दूसरी जगह से इसके पास गवर्नमेंट के पास गिफ्ट्स या ग्रांट्स की फॉर्म में कुछ आ रहा है। लाइसेंस की फ़ी, जब कोई नई किसी चीज़ की ब्रांच खुलनी है किसी कंपनी वगैरह की तो गवर्नमेंट को फ़ीस देनी पड़ती है, लाइसेंस फ़ी। इसके अलावा क्या, फोर फीटर्स होते हैं कि कोर्ट ने तुम्हें कुछ ऑर्डर किया था कि तुम्हें ये चीज़ का पालन करना है लेकिन तुमने नहीं किया, उस चीज़ के लिए जो तुम पर फाइन कह सकते हैं वो लगता है, उसे बोलते हैं फोर-फीटर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ये है हमारी नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट। कैपिटल की बात करते हैं, इसमें सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ बोरिंग। अब ध्यान से देखना, बोरिंग किस किस से करेगी, एक तो होता है ओपन मार्केट से। ओपन मार्केट में आती है जनता, पब्लिक, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक से ले रही है या फिर बैंक से ले रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो इंटरनेशनली वर्क करने वाले इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF। तीसरी चीज़ है अदर कंट्री की गवर्नमेंट, दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से अगर वो लोन ले रही है, बोरो कर रही है, ठीक है। चौथा है RBI से बोरो कर रही है। बोरोइंग से क्या होगा, मैंने आज बोरो किए पैसे तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। कैपिटल में एक क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया तो वो कैपिटल में आ जाएगा, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है या फिर ये जो है एसेट जो डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों में से कुछ भी हो रहा है तो वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। सेकेंड चीज़ जो आती है वो है लोन रिकवरी, कि मैंने तुम्हें एक लोन दिया था, गवर्नमेंट ने लोन दिया था तुम्हें और तुमने वो चीज़ रिकवर करवाई। मतलब किस किस को दिया था लोन, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट को जो लोन देते हैं उसकी जो रिकवरी हुई वो किस चीज़ का पार्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स का। तीसरी चीज़ है अदर्स में क्या था, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उसमें से उसने कुछ पार्ट या फिर उसके कुछ शेयर्स जो है बेच दिए, वो उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। उसके अलावा स्मॉल सेविंग्स, कई सारे टाइप के अकाउंट्स होते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स होते हैं और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, किसान विकास पत्रास होते हैं। इन सारी चीज़ों में क्या होता है, जो पब्लिक है वो अपना पैसा डालती है इन सब चीज़ों में, तो ये भी एज अ सेविंग्स जो है गवर्नमेंट के यूज़ में आ जाते हैं। तो ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट का एक पार्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं बजट के एक्सपेंडिचर्स की बात करने। बजट एक्सपेंडिचर्स के 2 कंपोनेंट है अगेन, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अगेन, ना लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना एसेट इंक्रीज हो रहा है। पिछले वाले में देखो, पिछले वाले में क्या हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था रिवेन्यू में। कैपिटल की बात करते हैं पहले, चलो। लायबिलिटीज डिक्रीज, एसेट्स इंक्रीज। पहले क्या हो रहा था, जब रिसिप्ट्स की बात कर रहे थे हम तो लायबिलिटीज इंक्रीज और एसेट्स डिक्रीज हो रहे थे। एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, यानी उल्टा हो रहा है, और एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब बात करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो छोटे वाला पार्ट होता है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को सैलरी पे करनी है, सैलरीज देनी है, पेंशन्स देनी है, ठीक है, ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं उनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है, डिफेंस सर्विसेज के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, और जो ये स्टेट को दे रही है, स्टेट को जो ये ग्रांट्स देती है वो, ये सब है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, लायबिलिटी डिक्रीज होना और एसेट इंक्रीज होना। एसेट होता है कि गवर्नमेंट, जैसे मेरे पास कोई कंपनी है, लैंड है, कुछ भी है, वो चीज़ मेरे एसेट में काउंट होती है। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे। पहली चीज़ लोन गिविंग, पैसा तो गया ना, पैसा गया मतलब एक्सपेंडिचर, तो स्टेट्स को या फिर यूनियन टेरिटरीज को जो पैसा देती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं। और जब इनसे वापस आता है
लोन रिकवरी होती है तो वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट बनती है। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि लोन जब वो दे रही है स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्क, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है ना वो सारा तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। कंस्ट्रक्शन चाहे वो रोड की हो रही है, ठीक है, फ्लाईओवर बन रहा है, कोई तकड़ा सा फैक्ट्री बन रही है, ये सब, ठीक है, मशीनरी परचेज करनी है, ये भी इसी में आएगा। इसके अलावा जो चीज़ है वो है रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, जो उसने पैसा लिया था गवर्नमेंट ने, जो पहले बोरो किया था, चाहे वो पब्लिक सेक्टर, वो पब्लिक से लिया था या फिर आरबीआई से लिया था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लिया था, जिससे भी लिया था उसे वो वापस करना है, ठीक है, वो चीज़ होती है रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।